नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स यानी सीटीएस का सर्वाइवल। हाई स्टेक्स ट्रेडिंग के इस छुपे हुए मैदान में इंसानी जज्बात और एल्गोरिथमिक डिसिप्लिन के बीच एक बहुत ही दिलचस्प जंग चल रही है। तो आइए इस पूरे खेल के पीछे की मैथमेटिक्स और आंकड़ों को समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम बात करेंगे द सीटीए ग्रेवयार्ड की, फिर समझेंगे कि असली विफलता आखिर क्या होती है। इसके बाद आएगा सिस्टमैटिक वर्सेस डिस्क्रिशनरी का बड़ा मुकाबला, फिर देखेंगे वित्तीय पतन की भविष्यवाणी कैसे होती है, और आखिर में हम ढूंढेंगे हमारा द अल्टीमेट सर्वाइवर। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द सीटीए ग्रेवयार्ड। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं कि आखिर एक सीटीए होता क्या है। सिंपल शब्दों में कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स वो मनी मैनेजर्स होते हैं जो क्लाइंट्स के बिहाफ पर ग्लोबल फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए फीस लेते हैं। ये ऐसी डेरिवेटिव मार्केट्स हैं जो अपनी एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी, यूनिक रिस्क्स और अचानक आने वाले नॉन लीनियर रिटर्न्स के लिए जानी जाती हैं। इनकी दुनिया बाकी आम इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग होती है। फाइनेंस इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह है जिसे आमतौर पर द ग्रेवयार्ड कहा जाता है। सालों से इंडस्ट्री में एक मिथ चला आ रहा था कि इस ग्रेवयार्ड डेटाबेस में लिस्ट होने वाले हर एक फंड का मतलब है उसकी पूरी तरह से बर्बादी। पर सच्चाई क्या है? डेटा हमें बताता है कि सिर्फ रिपोर्टिंग बंद कर देने का मतलब ये नहीं होता कि फंड कंगाल हो गया है। असलियत इस मिथ से कहीं ज्यादा डीप है। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, डिकोडिंग रियल फेलियर। अगर हम बिना किसी फिल्टर के हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो सीटीए इंडस्ट्री का एवरेज एनुअलाइज्ड एट्रिशन रेट लगभग 17.3% लगता है। सुनकर थोड़ा डर लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हर साल इंडस्ट्री के लगभग 17% फंड्स खत्म हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जब रिसर्चर्स इस डेटाबेस को थोड़ा फिल्टर करते हैं और उन फंड्स को हटा देते हैं जिन्होंने सिर्फ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स या रजिस्ट्रेशन इश्यूज जैसी छोटी वजहों से रिपोर्टिंग बंद की थी, तो असली लिक्विडेशन रेट गिरकर 14.6% पर आ जाता है। और अगर हम इसमें से उन क्लोजर्स को भी निकाल दें जो मैनेजर्स ने अपनी मर्जी से किए थे, जैसे कि मर्जर्स, नेम चेंजेस या रिटायरमेंट्स, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इंडस्ट्री का रियल फेलियर रेट ड्रास्टिकली गिरकर सिर्फ 11.1% रह जाता है। यानी असली बर्बादी उतनी बड़ी नहीं है जितनी सिर्फ रॉ नंबर्स देखकर शुरू में लग रही थी। एक और बहुत ही कमाल की बात है, अगर हम इस डेटा से बहुत ही छोटे फंड्स को हटा दें, खासकर वो जिनमें $20 मिलियन से कम एसेट्स हैं, तो फेल होने का आंकड़ा गिरकर लगभग सिर्फ 4% रह जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एस्टैब्लिश्ड सीटीएस को असल में कोलैप्स होने का खतरा उतना नहीं है जितना शुरुआती नंबर्स पोर्ट्रे कर रहे थे। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जहां एक बड़ा मुकाबला शुरू होता है, सिस्टमैटिक वर्सेस डिस्क्रिशनरी। डेटा यहां सिस्टमैटिक और डिस्क्रिशनरी मैनेजर्स के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाता है। एक तरफ हमारे पास सिस्टमैटिक मैनेजर्स हैं जो प्योरली मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और इमोशनल डिसिप्लिन पर चलते हैं, जिन्हें बेसिकली साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चलाते हैं। दूसरी तरफ हैं डिस्क्रिशनरी मैनेजर्स जो ह्यूमन इंट्यूशन पर निर्भर करते हैं। इंसानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो डिस्पोजिशन इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं, यानी इमोशंस के चक्कर में नुकसान वाले ट्रेड्स को जल्दी ना काट पाना। जब हम इनके सर्वाइवल टाइम का मुकाबला करते हैं तो नतीजे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। ये इमोशनलेस, रूल्स बेस्ड सिस्टमैटिक फंड्स इंसानी जज्बात पर बेस्ड डिस्क्रिशनरी फंड से औसतन 4 साल ज्यादा सर्वाइव करते हैं। डेटा के हिसाब से सिस्टमैटिक फंड्स का मीडियन सर्वाइवल 12 साल है, जबकि डिस्क्रिशनरी का सिर्फ 8 साल। इस क्लियर सर्वाइवल एडवांटेज को देखने के बाद ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि क्यों सिस्टमैटिक सीटीएस ने आज पूरे मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया है। आज की डेट में सीटीए मार्केट कंपोजिशन में 60% हिस्सा इन्हीं सिस्टमैटिक फंड्स का है। डिस्क्रिशनरी फंड्स 30% पर आकर सिमट गए हैं और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सिर्फ 10% पर हैं। चलिए अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, प्रिडिक्टिंग फाइनेंशियल डिमाइज। तो आखिर एक फंड फेल क्यों होता है? डेटा यहां एक बड़ा मिथ बस्ट करता है, जिसे आमतौर पर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, यानी स्टैंडर्ड वॉलेटिलिटी। वो असल में फेलियर प्रिडिक्ट करने का एकदम बेकार मेजर है। ये बेसिकली एक फेक थ्रेट है। असली कातिल या रियल थ्रेट्स कुछ और ही हैं, जैसे ट्रू डाउनसाइड रिस्क, मैसिव ड्रॉडाउन्स और अनएक्सपेक्टेडली हाई मैनेजमेंट फीस।
और यहीं पर एक बहुत अजीब सा ट्विस्ट छुपा है, हाई वाटरमार्क, जिसे हर कोई इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए एक अच्छा रूल मानता है। डेटा बताता है कि ये एक फंड के फेल होने का रिस्क 60% तक बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो मैनेजर्स उस पुराने लेवल को वापस पाने के चक्कर में डेस्परेट हो जाते हैं और आखिर में फंड बंद करने की नौबत आ जाती है। अगर हम इस ड्रॉडाउन की एक टाइमलाइन बनाएं तो एक बिल्कुल क्लियर डेंजर जोन दिखाई देता है। नॉर्मल लॉसेस तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही लॉसेस एक फंड की एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के दुगने और फिर 3 गुना से आगे निकलते हैं तो समझिए गेम ओवर। 3 गुना स्टैंडर्ड डिविएशन क्रॉस करते ही हैजार्ड रेट में सीधा 213% का मैसिव स्पाइक आता है। इस लेवल पर आकर पूरी तरह फेल होने की प्रोबेबिलिटी आसमान छू लेती है। ये विश्लेषण डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को आइसोलेट कर देता है जो एक फंड की लाइफ पर असर डालते हैं। देखिए, अगर मैनेजमेंट फी में सिर्फ 1% का इजाफा होता है तो फेलियर रिस्क 15.2% बढ़ जाता है। वहीं डिस्क्रिशनरी स्टाइल होना अपने आप में रिस्क को 37% बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हेल्दी कैपिटल इनफ्लोज और लेवरेज असल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं और रिस्क को काफी कम कर देते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ, द अल्टीमेट सर्वाइवर। अगर हम सारे आंकड़ों को मिलाकर सबसे लंबे समय तक टिकने वाले फंड का एक ब्लूप्रिंट तैयार करें तो उसमें 4 खास बातें होंगी। पहला, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो। दूसरा, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को फॉलो करें। तीसरा, एक बहुत बड़ा एसेट बेस मेंटेन करे। और चौथा, लगातार स्टेडी कैपिटल इनफ्लोज अट्रैक्ट करता रहे। एक मशीन की इमोशनलेस प्रिसिजन और सॉलिड लिक्विडिटी का ये कॉम्बिनेशन ही किसी भी फंड को अल्टीमेट सर्वाइवर बनाता है। इन 4 ट्रेड्स के साथ जो नतीजा निकलता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। बड़े, सिस्टमैटिक और शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग वाले फंड्स का मीडियन सर्वाइवल टाइम लगभग 14.3 साल होता है। हाई स्टेक्स ट्रेडिंग जैसी एक्सट्रीम और छोटे जीवन काल वाली दुनिया में ऑलमोस्ट 14.5 साल तक टिकना एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने और आंकड़ों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। फाइनेंशियल सर्वाइवल के इस एक्सट्रीम खेल में आखिर किस पर ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए? इंसानी दिमाग की जज्बाती इंट्यूशन पर या फिर एक मशीन के ठंडे, सटीक और इमोशनलेस डिसिप्लिन पर? आंकड़ों ने तो अपना फैसला सुना दिया है, पर इस खेल में आगे क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।